नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं, उसी में ये टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 8 है। उससे पहले टेस्ट नंबर 7 तक करा दिया गया है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो बता दें कि आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर और भी जो सूचनाएँ वहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए करंट अफेयर 1 जनवरी 2024 से लगातार रिवीजन कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। क्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये क्या दिया है, नियम 388 सदन में सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा। तो ये सही दिया हुआ, ठीक है, सही है। इसमें क्या देखना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आप लोग इस पर विषय ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। फिर है नियम 377, इसमें क्या है कि लोक महत्व और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले। तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। नियम 184, तो इसमें क्या है, जनहित मामलों पर बहस एवं मतदान। तो देखें तो ये भी सही है। नियम 115, ये क्या दिया है, अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस। तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि नियम 115 में क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है। किसमें, तो नियम 115 में। अब आगे देख लेते हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 51 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इन पर। ये सही सुमेलित नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नल टाड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। दूसरा कथन क्या दिया है कि इतिहासकार बदायूं ने अकबर को इस्लाम का सच्चा मित्र कहा था। तो ये देखें तो ये दूसरा जो कथन है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो कथन है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो और कर्नल टाड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। तो ये सही है, क्योंकि इतिहासकार बदायूं अकबर को क्या कहता है, तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहता है, न कि सच्चा मित्र कहता है। इस प्रकार ये गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का बी हो जाएगा, क्योंकि केवल इसमें एक सही है। ठीक है, तो 52 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 53 प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। लोथल से क्या मिले थे, तो लोथल से क्या मिले थे, तो लोथल से आपका संयुक्त सावधान। ठीक है, संयुक्त सावधान। तो एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लोथल ये कहाँ पर है, तो लोथल आपका ये भोगवा नदी पर है। कहाँ पर है, भोगवा नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। जिसकी खोज किसने किया, तो रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया, तो रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा से क्या मिला है, देखें तो हड़प्पा से ताबूत सावधान मिले हैं। तो क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। और ये हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये रावी नदी पर है। ठीक है, ये रावी नदी पर है। और इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है कि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ये दोनों लोगों का नाम आता है। ठीक है, अब तीसरा को क्या दिया है, सी क्या दिया है, सी सनौली दिया है। तो सनौली से क्या मिला है, तो सनौली से विस्तारित समाधान मिले हैं। ठीक है, सनौली से विस्तारित समाधान, सी का 2 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो आपको बता दें कि सिंधु नदी पर है। कहाँ पर है, सिंधु नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर, तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पर खोज किसने किया, तो मैके और किसका, तो एनजी मजुमदार का नाम आता है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था, तो मोहनजोदड़ो से बता दें कि कलश और सावधान मिले। तो डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, डी का 1 किसमें दिया, तो ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 53 क्या हो जाएगा, 53 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या दिया, एक और सूची 1 दिया है, एक और सूची 2 दिया है। तो इसमें क्या देखना है, जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित देखना है। तो अच्छावाप क्या होते थे, तो ये आय व्यय का गणना अध्यक्ष होते थे। तो ये सही है, एक 1 हो जाएगा। पालागल क्या होता है, तो पालागल ये विदूषक होते थे। ये भी सही दिया हुआ है। सूत क्या होते थे, सूत जो है कि रथ सेना का नायक होता था। ये भी सही दिया हुआ है। छता क्या होते थे, तो छता जो है कि द्वारिक द्वारपाल होते थे। ठीक है, द्वारिक द्वारपाल होते। इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 54 का ये हो जाएगा। ठीक है, 54 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सुनिश्चित कीजिए। तो देखिए आजकल प्रश्न ऐसे ही बनने लगे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और आप लोग कुछ भी पढ़िए, फैक्ट भी पढ़िए, तो आप लोग उसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। जो डेट वाले प्रश्न है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सुनिश्चित कीजिए। तो पहला दिया है तुलादान की प्रथा बंद, ये कब किए थे। ठीक है, उसके बाद से जजिया कर लगाना। फिर उसके बाद से दरबारी प्रणाम की जगह सलाम अलैकुम का प्रयोग, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध। तो देखें तो जो है कि तुलादान की प्रथा बंद कब करते हैं औरंगजेब, जो है कि ये कब करते हैं,
तो तुलादान की प्रथा बंद करते हैं 1669 में, ठीक है, 1669 में। जजिया कर लगाना, तो जजिया कब लगाते हैं कर जो है कि, तो जजिया कर कब लगाते हैं, तो ये जजिया कर लगाते हैं 1679 में, ठीक है, 1679 में जजिया कर लगाते हैं। उसके बाद से देखें तो दरबारी प्रणाम की जगह सलाम कुम का प्रयोग कब ये करते हैं, तो ये 1670 में, ठीक है, 1670 में करते हैं। फिर उसके बाद से दरबार में संगीत पर प्रतिबंध, तो दरबार में संगीत पर प्रतिबंध कब लगाते हैं, तो ये 1668 में, ठीक है, 1668 में। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो 4 आएगा। उसके बाद से क्या आएगा, 4 के बाद से क्या आएगा, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध कब करता है, 1668 में, ठीक है, 1668 में। तो 1668 सबसे पहले आएगा, 4 आएगा, फिर उसके बाद से 1 आएगा। 4 1 और 3 और 2, 4 1 3 2 देख लेते हैं, 4 1 3 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का ए हो जाएगा, ठीक है, 55 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। इसमें क्या देखना है, देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो अल्तमगा ये क्या होता था, तो ये पुरस्कार स्वरूप दिए गए भूमि अनुदान होते थे, सही दिया है। कनकूत क्या होता है, तो कनकूत जो है कि ये लगाव निर्धारण का पद्धति होता है, मध्यकालीन से संबंधित प्रश्न है। जरीब क्या होता है, तो भू राजस्व का ठेकेदार होता था, ठीक है। खुम्स क्या होता है, तो खुम्स जो है कि खुम्स ये क्या होता है, तो युद्ध में प्राप्त शत्रु संपत्ति था। तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो देखें तो जो है कि अल्तमक क्या था, तो ये अल्तमक जो है कि सही दिया हुआ है, पुरस्कार स्वरूप दिए गए भूमि अनुदान थे, सही है। कनकूत क्या तो लगान निर्धारण की पद्धति थी। जरीब क्या थी, तो जरीब जो है कि भू राजस्व का ठेकेदार होता, तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि जरीब क्या होता था, जिससे ये जो भू जमीन ये मापक यंत्र था, ठीक है, और इसकी सहायता से क्या होता था, तो इसकी सहायता से पैमाइश किया जाता था, ठीक है, ज़मीन का क्षेत्र निर्धारित किया जाता था, जरीब से नापा जाता था। और खुम्स क्या था, तो ये खुम्स जो है कि सही दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ये लूट का धन होता था, युद्ध में प्राप्त शत्रु संपत्ति था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 57 प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोहों को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है दक्कन विद्रोह, दूसरा दिया है खासी विद्रोह, तीसरा दिया है जयंतिया विद्रोह, चौथा दिया है फराजी विद्रोह। तो देखें तो इसको कालानुक्रम में लगाना है। तो दक्कन विद्रोह कब होता है, दक्कन विद्रोह का 1874 में, कब होता है, 1874 में होता है। फिर उसके बाद से खासी विद्रोह कब होता है, तो 1827 से 33 के लगभग होता है, 1837 से 33 के लगभग, 1827 से 33 के लगभग। जयंतिया विद्रोह कब होता है, तो 1860 से 63 ईस्वी के लगभग, ठीक है। उसके बाद से फराजी विद्रोह कब होता है, तो फराजी विद्रोह आपका 1838 से 1857 तक होता है, 1857 तक होता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखें तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह आएगा, फराजी विद्रोह आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन सा है, तो 4 है, ठीक है। सबसे पहले खासी विद्रोह ये कब होता है, तो खासी विद्रोह 1827 से 33 सबसे पहले खासी विद्रोह। उसके बाद से कौन सा विद्रोह आएगा, तो उसके बाद से फराजी विद्रोह, ठीक है, फराजी विद्रोह। उसके बाद से जयंतिया विद्रोह, ठीक है, 1863 में। उसके बाद से दक्कन विद्रोह कब होता है, दक्कन विद्रोह 1874 में होता है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इन पर 57 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 58वें प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या दिया है, लॉर्ड डफरिन एक और गवर्नर जनरल दिया, एक और प्रमुख कार्य दिए हैं। तो लॉर्ड डफरिन क्या करते हैं, तो इनके समय में ही बर्मा का विलय होता है, ठीक है, बर्मा का विलय होता है, तो ये का 3 हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो क्या करते हैं, तो ये सिंध का विलय होता है इनके समय में। लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, तो इनका ये दीपावली घोषणा से संबंधित है। लॉर्ड रीडिंग क्या है, तो लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 था, ए का 3 बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर, तो 58 क्या हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा, ठीक है, 58 का बी आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 59वां प्रश्न कि सैडलर कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही है। इसमें क्या देखना है, कौन से सत्य हैं, ये देखना है। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था, तो ये भी सही दिया हुआ है। महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की नियुक्ति, तो ये भी सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, तो 59 का सी हो जाएगा, ठीक है, 59 का सी हो जाएगा। और क्या था, सैडलर कमीशन जब आया था 1916 की 17 में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, तो स्कूली शिक्षा जो है कि 12 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश 12वीं के बाद होगा, ठीक है। महिलाओं हेतु देखें तो महिलाओं हेतु विशेष शिक्षा बोर्ड, ठीक है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, ठीक है, सैडलर कमीशन में ही जब आया था तो ये बातें कही गई थी। वैज्ञानिक एवं तकनीक शिक्षा का विस्तार, ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीक शिक्षा का विस्तार, ये सब बातें इसमें। और क्या था, ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना, ये सब बातें की गई थी। तो क्या हो जाएगा 59 का, 59 क्या हो जाएगा आंसर, तो 59 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 60वें प्रश्न के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध नियम कब होता है, तो ये 1801 में नहीं बल्कि कब होता है, तो ये
1804 में होता है, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन 1829 में, ये सही दिया हुआ है। विलियम बेंटी के समय में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किसके समय, तो 1919 में होता है। सम्मति आय अधिनियम 1804 में, तो ये भी ये जो है कि ये सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 का ये हो जाएगा। ये सही सूचित नहीं दिया हुआ था, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या निषेध नियम कब आता है, तो ये 1804 में आता है, ठीक है, 1804 में आता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, उनमें से राज्य और राजा के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक को राज्य दिया, एक को महाराजा दिया है, ठीक है। तो कौशल, ठीक है, कौशल महेंद्र ये सही दिया हुआ है। महाकंतार जिसको व्याग राजा था वहाँ का। और पृष्ठपुर क्या दिया है, तो पृष्ठपुर आपका ये स्वामी दत्त दिया है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। और कांची ये विष्णुगुफा ये सही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा देखें हम लोग, देखें तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के 12 राज्यों के राजाओं का पराजित करने का उल्लेख मिलता है। उनमें कौशल के राजा कौन थे, तो कौशल के राजा महेंद्र थे, ठीक है। उसके बाद से महाकंतार का राजा कौन थे, तो व्यागराज थे। कांची के राजा कौन थे, विष्णुगुप्त थे। जबकि पृष्ठपुर के राजा कौन थे, तो पृष्ठपुर के राजा महेंद्रगिरी तथा स्वामी कौन थे, तो महेंद्रगिरी तथा स्वामी दत्त कोटूर थे। कौन थे, तो महेंद्रगिरी। पृष्ठपुर के कौन थे, तो महेंद्रगिरी तथा स्वामी दत्त कोटर ये क्या थे, तो ये राज्य के राजा थे, ठीक है, पृष्ठपुर में, न कि स्वामी दत्त थे। तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सी गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है। 61 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। मीर कासिम द्वारा बंगाल का नवाब बनने के बाद किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसने आब वाब नामक नया कर लगाया था, तो ये सही है। पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर दिया, तो ये भी सही है। अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खिजर जामा भी वसूल किया गया, तो भी सही दिया हुआ है। और चौथा क्या है कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए फ्रांसीसी अधिकारी को वाल्टर रीनहार्ड को नियुक्त किया गया था, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। क्योंकि ये किसको निर्धारित करता है, तो ये बल्कि देखा जाए तो ये जो अधिकारी थे, जो वाल्टर रीनहार्ड थे, ये फ्रांसीसी में बल्कि तो कहाँ के थे, तो ये ठीक है, ये जर्मन अधिकारी थे, जर्मनी के थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत दिया हुआ, बाकी सब जो है कि सही दिए हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में जाने हम लोग, मीर कासिम के संबंध में थोड़ा सा और भी जो फैक्ट आते हैं वो देख लें। तो उसने क्या किया, मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, ठीक है। उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से, कहाँ पर, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। नया कर आबवाब लगाया। पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया। अधिकारियों द्वारा क्या किया, तो अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में कर खिचड़ी जमा भी वसूल किया। मुंगेर से, ठीक है, मुंगेर से तोपों तथा तर्कदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की। अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 62 का डी हो जाएगा आंसर इसका। अब देख लेते हैं क्या है। शिवाजी की 63 नंबर प्रश्न के शिवाजी की निम्न विजयों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। जिंजी के किले की विजय, ठीक है, जिंजी के किले की विजय। फिर उसके बाद से पनहाला के दुर्ग की विजय। फिर उसके बाद से क्या दिया है, सूरत की दूसरी लूट। फिर उसके बाद से सालहेर के दुर्ग की विजय। तो देखें तो जिंजी के किले का विजय कब होता है, तो जिंजी के किले का विजय कब होता है, तो ये 1678 में, ठीक है, 1678 में। पनहाला, ठीक है, किसका, पनहाला के दुर्ग पर कब ये करते हैं, तो 1673 में, ठीक है, विजय करते हैं 1673 में। सूरत की दूसरी लूट कब, तो 1670 में, ठीक है, 1670 में। उसके बाद से सालहेर के दुर्ग की विजय कब करते हैं, 1671 में, ठीक है, 1671 में। इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 63 का ये हो जाएगा, ठीक है, 63 का ये हो जाएगा। सबसे पहले, ठीक है, क्या होता है, सूरत की दूसरी लूट होती है, ठीक है। उसके बाद से सालहेर के दुर्ग की विजय होती है। उसके बाद से पनहाला के दुर्ग की विजय होती है। तो पनहाला के दुर्ग की विजय कब होती है, तो ये 1673 में, ठीक है, 1673 में। ये सूरत की लूट 1670 में। सालहेर के दुर्ग की विजय 1673 में, ठीक है, 1673 में। उसके बाद से जिंजी के किले का विजय कब होता है, तो जिंजी के किले का विजय 1678 में, ठीक है, 1678 में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर इसका देखें तो 63 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के ह्रास के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या था, तो इसके कारण गांव को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, तो ये भी सही है। इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 64 का सी हो जाएगा, ठीक है, 64 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं है। तो क्या दिया है, ए इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, ठीक है। फिर बी है किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते थे परंतु उसे गिरवी नहीं रखते थे, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था की में। और लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा की जाएगी, ये भी सही बात है। और इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का बी हो जाएगा, ठीक है, 65 का बी आंसर इसका हो जाएगा। और देखें तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने कि
भू राजस्व वसूली की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो क्या थी, तो ये कर्नल किसके द्वारा शुरू की गई, तो कर्नल रीड और मुन्नो के द्वारा ये लागू की गई। और यह व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर, तो 1792 ईस्वी में लागू किया गया। कहाँ पर, तो बारामहल जिले में। कहाँ पर, तो ये बारामहल जिले में स्टार्ट हुआ, बारामहल जिले में स्टार्ट हुआ। और उसकी विशेषताएँ थोड़ा सा देखें तो हम लोग क्या क्या था, तो क्या था कि सरकार एवं किसान के बीच जो है कि कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था। जो भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वो भूमि का विक्रय कर सकें और गिरवी भी रख सकें। लगान की अदायगी थी वो भूमि जब्त की जा सकती है। लगान की अदायगी न देने पर क्या हो सकता, तो ये भूमि जब्त की जा सकती थी। और लगान अदायगी का, ठीक है, लगान अदायगी का क्या होता, तो लगान अदायगी का क्या होता था, तो इसमें न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। और लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा की जाएगी और किसानों को उपज का 1/2 भाग कितना, 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता था। तो 65 क्या हो जाएगा, तो 65 का आपका 65 का बी था आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 66 प्रश्न की फरवरी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से हुआ, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में देखें तो कौन कौन थे, तो इसमें किसका नाम आता है, तो गौरीशंकर मिश्र, ठीक है, गौरीशंकर मिश्र। उसके बाद से इंद्र नारायण द्विवेदी, फिर उसके बाद से मदन मोहन मालवीय, उसके बाद से इन लोगों का विशेष योगदान रहा। बल्कि बाबा रामचंद्र के प्रयासों से कब, अक्टूबर 1920 में, कब, तो इनका भी योगदान था, कब था, तो अक्टूबर 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा गठन किए थे। क्या किए, तो अवध किसान सभा का ये गठन किए थे। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 66 का ये हो जाएगा, ठीक है, 66 का आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 67 में प्रश्न है, गदर पार्टी के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। लाला हरदयाल इसके संस्थापक अध्यक्ष थे बने, ये भी सही दिया हुआ है। आगे है कि इन्होंने गदर नामक एक पत्र निकाला, ठीक है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि गदर नामक नहीं बल्कि क्या है, सॉरी और फिर से देख लेते हैं इसमें कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखें तो ये गदर नामक पत्र निकाला है, तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी सब इसमें देखें तो, और यह पत्र पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत सहित कई अन्य भाषाओं में निकलता था, तो ये सही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि जो है गदर पार्टी क्या थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब होता है, तो 1 नवंबर 1913 को किसके सहयोग से, तो लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में करते हैं। परंतु देखें तो इस पार्टी में अध्यक्ष इसे कौन बनाए गए, तो सोहन सिंह भाखड़ा बनाए गए। और जो गदर पार्टी था इसके प्रचार विभाग के सचिव कौन थे, तो ये लाला हरदयाल थे, ये प्रचार विभाग के थे, ठीक है, लाला हरदयाल थे। और देखें तो गदर पार्टी में ने गदर नामक एक पत्र निकाला, ठीक है, जिसमें क्या था, तो पंजाबी क्या था, इसमें पत्र निकाला जो उर्दू पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती भाषा में निकलता था। यह संस्कृत भाषा में नहीं निकलता था। इसमें क्या दिया है, तो ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न हमको लग रहा है कि ये मिस्टेक हो गया है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है, कौन कौन सी इसमें कथन ये देखना है। सॉरी, हमने थोड़ा सा नीचे नहीं देखा, तो देख लेते हैं क्या है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को होता है, तो ये सही है। इसमें क्या देखना है, कौन सी इसमें गलत कथन जो है कि सही नहीं है, तो ये देखना था। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ, तो ये सही है। लाला हरदयाल इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है, ये सही है। उन्होंने गदर नामक पत्र निकाला, तो ये भी सही दिया है। उसके बाद से देखें तो जो चौथा कथन है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का सी हो जाएगा, 67 का सी हो जाएगा, ठीक है, 67 का सी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। इसके 2 ही जो कथन जो है कि गलत दिए हुए थे, बाकी सब इसमें जो है कि सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 68 प्रश्न, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। ए दिया 29 अप्रैल 1954 को, बी दिया है 29 मई 1954 ईस्वी को, सी दिया है 29 जून 1954 ईस्वी को, डी दिया 29 मार्च 1954 ईस्वी को। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब होता है, तो 29 अप्रैल 1954 को होता है। और ये 5 सिद्धांत, इसमें 5 सिद्धांत निम्न है। इसके कौन कौन से हैं, 5 जो समझौते हुए थे, तो कौन कौन है, तो एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर का लाभ, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व। तो देखें तो पंचशील समझौता कब होता है, तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य। अब आगे 69 नंबर के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है कि अभी कथन ए है कि शेरशाह सूरी ने शासक बनने की पश्चात सबसे पहले पंजाब तक गोखर की विजय की, तो ये सही है। शेरशाह सीमांत प्रदेशों से मुगलों के किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए बोलन दर्रे और पेशावर से आने वाले मार्गों को सुरक्षित रखना चाहता था। तो देखें तो ये दोनों कथन
सही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बलबन के राजत्व का पूरा विवरण वसिया नामक पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ए दिया है इमादुल मुल्क, बी दिया है मिनहाजुद्दीन सिराज, सी दिया है जियाउद्दीन बर्नी और डी दिया इनमें से कोई। देखें तो वसिया नामक पुस्तक से मिलता है, लेखक कौन है इसको? जियाउद्दीन बर्नी है। 70 क्या हो जाएगा? 70 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम वरीद के चंगुल से निकालकर पुनः सिंहासनारूढ़ किया। तो ये सही है। इस उपलक्ष्य में उसने यौन राज्य स्थानापाचार्य की उपाधि लिया। तो ये भी सही है। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 71 का सी हो जाएगा, ठीक है। 71 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न की मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लागू करोड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को उसके दीवाने एतमान खां 1562 ईस्वी में लागू किया, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। इसमें क्या देखना है, सॉरी एक बार देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो ये देखना है। तो देखें तो क्या हो जाएगा, तो ये पहला जो कथन है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। दूसरा है कि इसके तहत संपूर्ण खालसा भूमि को 185 राजस्व भागों में विभाजित किया गया। तो ये सही है। प्रत्येक राजस्व विभाग की मालगुजारी 2.80 लाख रुपए 1 करोड़ दाम प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये सही दिया हुआ है। सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लागू करोड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को उसने दीवान एतमान खां ने 1562 ईस्वी में लागू किया था। तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या देखना है, हम लोग को देखना है कौन सा इसमें सही है, ये देखना है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को किसने लागू किया? तो एतमाद खां 1562 में लागू किया। तो ये सही दिया हुआ है। इसके तहत संपूर्ण खालसा भूमि को 185 राजस्व भागों में विभाजित किया। तो ये गलत दिया हुआ है। कितने भागों में? तो 182 राजस्व भागों में विभाजित किया गया था। आगे है कि प्रत्येक राजस्व भाग की मालगुजारी 2.80 लाख रुपए 1 करोड़ दाम प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये गलत दिया हुआ है। क्यों? कितना? तो 2.5 लाख रुपये, कितना? तो 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 72 का डी हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के रेडियन H- उत्पन्न करते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। तो ये सही है। इस पर क्या हो जाएगा? तो 73 का बी हो जाएगा। देखें तो अम्ल किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम जाने तो अम्ल किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन न कि धनायन उत्पन्न करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये जो है कि ये गलत दिया हुआ था। और अम्ल देखें तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो है कि देखें तो स्वाद में खट्टा होता है और धातुओं से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जबकि क्षार क्या होता है? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ठीक है, OH- देते हैं। और अधिकांश जो है कि क्षार जल में अविलीय होते हैं और कुछ विलीय भी होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 73 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से वो कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन ए है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO के कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो देखें तो दोनों कथन जो है कि दोनों कथन अभिकथन एक और कारण भी सही दिए हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 74 का ए हो जाएगा, ठीक है, 74 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। छिहत्तर नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे एक कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और सूची दिया, एक और सूची 2 दिया है, एक और धातु दिया, एक और अयस्क दिया है। तो देख लेते हैं। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम जो है कि सोडियम को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्या हो जाएगा? तो एक क्रायोलाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पोटेशियम क्या होगा? तो पोटेशियम हो जाएगा कार्नेलाइट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम का कार्नेलाइट हो जाएगा। उसके बाद से, ठीक है, तो बी का 3 ए का 1। उसके बाद से मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम सोनाइट हो जाएगा, मैग्नीशियम का सोनाइट हो जाएगा। सिल्वर क्या हो जाएगा? तो सिल्वर आपका केजीराइट हो जाएगा, केराजीलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होता है? 76 का सी हो जाएगा, ठीक है, 76 का सी हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में जाने हम लोग। तो सोडा है, ठीक है, सोडा एस है, ग्लोबर है, साल्ट है, क्रायोलाइट है, तो बोरिक्स है, सोडियम के क्या है? तो सिल्विसन सोनाइट है, कार्नेलाइट है, पोटेशियम के हैं। और डोलामाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, कीजेराइट ये किसके हैं? तो मैग्नीशियम के हैं। उसके बाद से अर्जेटाइट, केजीराइट, रूबी, सिल्वर आदि किसके अयस्क हैं? तो ये सिल्वर के अयस्क हैं। कौन कौन से सिल्वर के अयस्क हैं? तो मैग्नीशियम है,
ठीक है, अजराइट है, केजीराइट है, रूबी है, सिल्वर है, सब किसके हैं? तो ये सिल्वर के अयस्क हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन ए है कि एक छड़ी से धूल भरे ऊनी कपड़ों को पीटने से क्या होता है? धूल कण नीचे गिर पड़ते हैं। छड़ी से पीटने पर कपड़े में गति पैदा हो जाती है, इसी कारण धूल कण गतिमान अवस्था में आ जाते हैं और वो कपड़े से अलग हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो जो पहला कथन है ये एक छड़ी से धूल भरे ऊनी कपड़ों को पीटने से धूल कण क्या होते हैं? तो नीचे गिर पड़ते हैं, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। और छड़ी से पीटने पर क्या होता है? तो कपड़े में गति पैदा हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाते हैं? तो ये विरामावस्था में ही बने रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या होते हैं? तो वह कपड़े से अलग हो जाती हैं और पृथ्वी के आकर्षण बल से नीचे आ जाती हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 का सी हो जाएगा, ठीक है, 77 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो क्या दिया है? 28.35 ग्राम, बी दिया 29.35 ग्राम, सी दिया 32.35 ग्राम, डी दिया 40.25 ग्राम। तो 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये 28.35 ग्राम के बराबर होता है। जबकि 1 पाउंड में क्या होता है? तो 1 पाउंड में 16 आंस होता है, 1 पाउंड में 16 आंस होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि ओंडोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ए दिया है द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व के मापन में, बी दिया प्रकाश की तीव्रता मापन में, सी दिया सापेक्ष आर्द्रता को मापने में, डी दिया बिंदु चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में। तो ओंडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये बिंदु चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। वही फोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए? तो फोनोमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। और साइक्रोमीटर का प्रयोग सापेक्षिक आर्द्रता के मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और पिक्नोमीटर किसके लिए? पिक्नोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व के मापने के लिए पिक्नोमीटर का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 79 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि क्लोरोलेनिन प्रतिजैविक क्लोरोलेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है। यह ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा करती है। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखें तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दोनों कथन इसमें सही दिए हो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सी हो जाएगा, ठीक है, 89 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन से प्रकंद के उदाहरण है? पहला हल्दी दिया है, दूसरा बंडा दिया है, तीसरा अदरक दिया है, चौथा क्या दिया है? तो चौथा आलू दिया है। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें तो प्रकंद के उदाहरण कौन कौन से? तो हल्दी है, ठीक है, हल्दी है और अदरक है। और बंडा आलू है किसके हैं? तो बंडा और आलू जो है ये बंडा और आलू किसके हैं? तो ये घनकंद है, ठीक है, घनकंद के उदाहरण है, ठीक है। बंडा हो गया, आलू भी किसका है? तो आलू भी आपका ये आलू जो है ये कंद है, ठीक है, आलू का क्या है? कंद है ये, ठीक है। और घनकंद में क्या आ जाएंगे? तो बंडा है, ठीक है, बंडा है, अरबी है, और जिमीकंद है, केसर है। और प्रकंद में क्या क्या आ जाएंगे? तो प्रकंद में आपका हल्दी है, ठीक है, हल्दी है, अदरक है, केली है, ठीक है, केली है, केला है, फर्न है, ठीक है। और सलग कंद में क्या आ जाएंगे? तो सलग कंद में प्याज है, लहसुन है, लिली है, ठीक है। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 81 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। मानव शरीर में कैल्शियम के प्रमुख कार्य कौन से हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो यह वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है। यह अस्थि और धातु का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह रक्त के जमने में सहायता करते हैं, यह एंजाइम को साबित होने से सहायता करते हैं। तो इसमें क्या देखना है? इसमें कौन से कथन इसमें सही है? तो देखें तो कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, तो ये गलत दिया है। और यह अस्थि और धातु का निर्माण करता है, तो ये सही है। यह रक्त के जमने में सहायता करता है, ये भी सही दिया हुआ है। और यह एंजाइम को स्रावित होने से बचाता है, होने से सहायता करता है, तो ये भी सही दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा? तो 82 का बी हो जाएगा इसके आंसर, 82 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 83 में प्रश्न कि अमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन कौन से कार्य करते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संबंध में। यह भोजन के माध्यम क्या करता है? अम्लीय बना देता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, तो ये भी सही है। यह हड्डियों को गलाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का ए हो जाएगा, ठीक है, 83 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 84 में प्रश्न निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ए दिया 5वें संविधान संशोधन में, बी दिया है 9वें संविधान संशोधन में, सी दिया है 7वें संविधान संशोधन में, तो ये सही है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या कहा गया? तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान है, किसमें? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 85 प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में क्या है कि
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, तो क्या हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद से देखें क्या दिया है, उसके बाद से देखें क्या दिया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में बंद है, तो क्या हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उनके प्राधिकार उत्तरदायी तो बताया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में ये अनुसूचित क्षेत्र और क्या है, अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में डी का 1 हो जाएगा। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, तो 85 का डी हो जाएगा। ठीक है, 85 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 86वां प्रश्न कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए, तो इसके द्वारा विभिन्न विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। फिर है कि तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही दिया हुआ है, ये सही है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई, तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई, तो ये भी सही दिया हुआ है। और पहली बार सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो सी हो जाएगा। और देखें तो इसके बारे में जो बजट पर पहली बार सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर संकल्प लेने का अधिकार किसमें कहा गया, तो ये जो है कि किसमें कहा गया, तो ये देखें तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में कहा गया है। किसमें, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 86 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 87वां प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा कौन कौन से भाग संविधान में जोड़े गए, तो कौन कौन से जोड़े गए, तो 4 का जोड़ा गया, फिर उसके बाद 9 का जोड़ा गया, उसके बाद से 10 का जोड़ा गया और 14 का ये गलत दिया हुआ है। 14 का कब जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 87 का क्या हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा। ठीक है, 87 का बी हो जाएगा। और 10 का कब जोड़ा गया, तो 10 का आपका जो है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 9 को जोड़ा गया और जबकि 97वें संविधान संशोधन द्वारा 11 द्वारा भाग 9 ख को जोड़ा गया। ठीक है, तो हम लोग वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल आप लोग से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।